बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप एट्सी पर कामयाबी से सेलिंग करना चाहते हैं और एक अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट बनाना चाहते हैं? यस, हर सेलर की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छे तरीके से सेलिंग करे और एक अच्छा रीज़नेबल रेवेन्यू जनरेट कर सके। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे कि आप एक अच्छे तरीके से एट्सी पर सेलिंग कर सकेंगे। अवॉइड दीज 10 मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, पुअर फोटोग्राफी। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, इमेजेस बेचते हैं। अगर हमारी इमेजेस ही अच्छी नहीं है, हमारी इमेजेस क्लियर नहीं है और वो एक आपके बायर को, आपके कस्टमर को एक सही तरह से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो डेफिनेट सी बात है बायर का इत्मीनान नहीं बनेगा कि वो आपसे बाय करे। अच्छी फोटोग्राफी कैसे करनी है? नंबर 1, एक अच्छी प्रॉपर लाइट में अपने प्रोडक्ट के मुख्तलिफ एंगल्स को आपने कैप्चर करना है। ट्राई टू यूज़ हाई डेफिनेशन और इट इज़ बेटर अगर हम इसमें ज़रा अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा यूज़ कर लें, तो उससे ये होगा कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स होंगी और एक अच्छा इमेज जा रहा होगा, मैसेज क्लियर जा रहा होगा फ़ोटो के ज़रिए। नंबर 2, आपने ये एहतियात करनी है कि एट्सी पर आप जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं, आपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है। लाइक प्रोडक्ट की फ़ोटो को आपने जब अपलोड करना है, तो अपलोड करते वक्त होता यह है कि हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि आपकी पिक्चर कितनी MBs की होनी चाहिए। एट्सी कहता है, एट्सी की जो रिक्वायरमेंट्स है, 10 MB से ज़्यादा वाली पिक्चर अपलोड नहीं होगी। सम टाइम ये चीज़ एक बाद में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। आप पहले ही इसको अवॉइड कर लेंगे, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे कि एक हाई रेजोल्यूशन तो हो लेकिन 10 MB से ज़्यादा वाली इमेज ना हो। नेक्स्ट आपने ये ख्याल करना है कि उस प्रोडक्ट के डिफरेंट एंगल्स को आपने उसकी पिक्चर्स लेनी है ताकि वो डिफरेंट पिक्चर्स आपकी प्रोडक्ट के बारे में एक क्लियर मैसेज दे रही हों। मिस्टेक नंबर 2, हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग तो कर देते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर SEO नहीं करते और SEO ना होने की वजह से जो सर्च बार में सर्च इंजन जो है एट्सी का, वो हमारी प्रोडक्ट को ऊपर रैंक नहीं करता और हमारे बायर्स के सामने, एट्सी के कस्टमर्स के सामने वो हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले ही नहीं होती, शो ही नहीं हो रही होती। अच्छा, अब SEO का क्या मतलब है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपने पहले उसको एनालाइज करना है मार्केट के कंपटीशन के मुताबिक। उन कीवर्ड्स को आपने टाइटल में भी यूज़ करना है, नंबर 1। नंबर 2, उन कीवर्ड्स को आपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। नंबर 3, उन कीवर्ड्स को आपने टैग्स में यूज़ करना है। ये 3 बेसिक काम हैं। ये भी अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लें तो आपकी जो SEO है प्रोडक्ट की वो बहुत रीज़नेबल हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए बहुत बेहतर है कि अगर हम उसमें कोई डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ कर लें। E-Rank वन ऑफ द वेरी गुड टूल। उसके अलावा अगर आप इसमें मैनुअल रिसर्च भी कर लें, उससे भी आपको बहुत सारे रीज़नेबल कीवर्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च करने हैं, उसकी थोड़ी सी रिसर्च करनी है। एक अच्छे हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड्स को आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर ऑप्टिमाइज़ करना है। जितनी अच्छी SEO होगी उतना ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सर्च इंजन में रैंक हो रही होगी और डिफरेंट बायर्स को आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होगी। तो डू गुड SEO। मिस्टेक नंबर 3, ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग। हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट, कितना मार्जिन रखना है आपने, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। इसका बेहतरीन हल है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें। जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं, आप इवन के सोर्सिंग से पहले उस प्रोडक्ट को रिसर्च करें। मार्केट में देखें कि वो प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस क्या आ रही है, मीन्स कि उसके लोएस्ट जो प्राइस है वो क्या है और हाईएस्ट प्राइस कहाँ जा रही है। डिफरेंट सेलर्स अपने डिफरेंट स्टोर की रैंकिंग और अपने स्टोर की हेल्थ के मुताबिक डिफरेंट किस्म के प्राइसिंग चार्ज कर रहे होते हैं। आपने ये देखना है, अगर आपका स्टोर नया है तो अब आपको प्राइसिंग ज़रा डिफरेंट एंगल से रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपके स्टोर पर फीडबैक्स कम हैं, प्रोडक्ट के फीडबैक्स भी नहीं हैं और स्टोर के फीडबैक्स भी नहीं हैं या कम है, क्योंकि अगर न्यू स्टोर है तो डेफिनेट सी बात है फीडबैक्स नहीं होंगे, तो अब आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट करनी है। और अगर आपका स्टोर रनिंग में है, स्टोर रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है, तो इसके लिए अब यहाँ पर आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है। अच्छा, अब देखना यह है कि हमने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सोर्स करनी है, लेकिन साथ साथ मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए नंबर 1, हम जितनी अच्छी सस्ती रीज़नेबल सोर्सिंग करेंगे उतना हमें प्राइस को एडजस्ट करना आसान होगा और प्रॉफिट में एक रीज़नेबल चंक हम ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए भी आप डिफरेंट के टूल्स यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल रिसर्च भी कर सकते हैं और डिफरेंट टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैनुअल रिसर्च में आप जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं उसके डिफरेंट सेलर्स के स्टोर्स ओपन करें, उसमें जाके आप देखें कि वो उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, आप सारा एक कंपैरिजन करें, एक प्रॉपर रिसर्च करें। याद रखिएगा, किसी भी बिज़नेस में रिसर्च इज़ वन ऑफ द मेन एलिमेंट, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपने प्राइसिंग की रिसर्च करनी है, अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट
को जहन में रखते हुए डिफरेंट किस्म के सप्लायर से आपने रेट्स लेने हैं और उसके बाद जब आप इसकी प्राइसिंग डिसाइड करेंगे तो वो मार्केट कम्पिटिटिव प्राइस होंगी। देखें, हमेशा हर बंदा ये चाहता है कि उसको हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट कम पैसों में मिले। इसके लिए आपने ये करना है कि सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए। सोर्सिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी आपकी रीज़नेबल अमाउंट में आपको सोर्सिंग मिल रही होगी, देखें क्वालिटी को डैमेज किए बगैर, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके साथ साथ आपने सोर्सिंग जितनी आपको रीज़नेबल मिलेगी, आपको मार्केट में कंपटीशन करना उतना आसान हो जाता है। यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट को सोर्स कर लेते हैं और बाद में जाके देखते हैं कि यार मेरी तो सोर्सिंग महंगी है तो अब मैं मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। मिस्टेक नंबर 4, पुअर कस्टमर सर्विस, अवॉइड इट। यकीन करें कि ऑनलाइन की दुनिया में कस्टमर सपोर्ट इज़ जस्ट लाइक अ बैकबोन ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस, ऑफ योर ई-कॉमर्स। हम ये समझते हैं कि मैंने हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट सोर्स कर ली हैं, हम ये समझते हैं कि मैंने बहुत अच्छी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग कर ली तो अब मेरा काम ख़त्म हो गया। नहीं, कस्टमर सपोर्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आपने देखना ये बायर को डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन बायर के माइंड में आ सकते हैं, वो आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए आपको मैसेज करेगा। आपने उसके मैसेज को विद इन 24 आवर्स, मतलब ये एक कोई बहुत आइडियल टाइम नहीं है, एक जनरल ये कहा जाता है कि विद इन 24 आवर्स लाजमी रिप्लाई करें। आइडियली विद इन 2-3 आवर्स अगर आप रिप्लाई करते हैं तो एटसी भी इस चीज़ को पसंद करता है और आपको स्टार सेलर का स्टेटस मिलने में कस्टमर सपोर्ट, गुड कस्टमर सपोर्ट का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपने देखना यह है कि आपने अपने स्टोर में जो मैसेज वाला कॉलम है उसको आपने बहुत केयरफुली देखना है और बार बार उस पर निगाह रखनी है और बायर के मैसेज को आपने फ़ौरन रिप्लाई करना है। जितना जल्दी आप उसको रिप्लाई कर रहे होंगे, बायर्स को हमेशा ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो आपको वैल्यू देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर्स। क्योंकि देखें ऑनलाइन में वो जो प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है वो डिफरेंट सेलर्स के स्टोर को वो ओपन करेगा, सबको मैसेज करेगा, जो जल्दी रिप्लाई करेगा सेल उसके पास आ जाएगी। तो एक अच्छी कस्टमर सपोर्ट क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर सेल्स। मिस्टेक नंबर 5, ऑनलाइन की दुनिया में हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, इमेजेस बेचते हैं। लेकिन इमेजेस के साथ साथ उस इमेजेस की जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, अगर हमने अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में चीज़ों को बताया हुआ होगा तो बायर का एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, बायर को उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। देखिए, कम्युनिकेशन का एक बेसिक असूल है कि पूछने से पहले बताएं। कम्युनिकेशन का एक बेसिक असूल है कि पूछने से पहले बताएं। मीन्स कि जब कोई बायर आपके स्टोर पर आता है, वो आपकी प्रोडक्ट को ओपन करता है तो वो उसको चीज़ें बिल्कुल क्लियर मिलनी चाहिए। इमेजेस भी वही चीज़ें बता रहे हो और प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तमाम चीज़ें आप डिटेल में डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल, आइटम स्पेसिफिक्स होते हैं, प्रोडक्ट का वेट होता है, प्रोडक्ट के साइज़ होते हैं, प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस होते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, बायर का ट्रस्ट बन रहा होगा, बायर आपके स्टोर को प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर्स। तो हमेशा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाते हुए उसके तमाम फीचर्स को मेंशन करते हुए आपने बनानी। मिस्टेक नंबर 6, कैलकुलेशन, प्रोडक्ट की प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट और आपका प्रॉफिट मार्जिन। अक्सर सेलर्स इस कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। हमने देखना यह है कि प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट हमें सोर्स कितने की हो रही है। उसके बाद अगर आप उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रखवा रहे हैं तो वेयर हाउस के स्टोरेज चार्जेस क्या हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि उसके पिक पैक शिप के भी कुछ चार्जेस होते हैं जो आपने वेयर हाउस के ओनर को पे करने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि एटसी आपसे कितनी फ़ी चार्ज कर रहा है। एटसी डिफरेंट किस्म की फ़ी चार्ज करता है। नंबर 1 लिस्टिंग फ़ी होती है, ट्रांजैक्शन फ़ी होती है, पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है और अगर आप एटसी पर ऐड चला रहे हैं तो उस ऐड की फ़ी है। उसके बाद अगर आप ऑफ साइट एड्स की तरफ जा रहे हैं तो मीन्स कि आपने ये सारी जो कॉस्ट है अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कॉस्ट, उसके बाद वेयर हाउस की कॉस्ट, उसके बाद एटसी की फ़ी, ये सारी आपने कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट बनेगी उसके बाद का जो प्रॉफिट है, उसके बाद की जो अमाउंट है जिस पे आप जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो आपने उसको मैनेज करना है। अक्सर लोग एटसी फ़ी और ये जो बाकी वेयर हाउस के चार्जेस हैं इसमें वो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं और फिर बाद में प्रॉफिट डिस्टर्ब हो रहा होता है, या फिर वो इन कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फिर जब प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है और मार्केट में कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखना ये है कि तमाम चीज़ों को जितना मिनिमाइज़ कर सकें। मींस कि अगर आप वेयर हाउस चार्जेस अच्छी सर्विसेज हों लेकिन जो मिनिमम आपको कम पैसों में वेयर हाउस के जो चार्जेस हैं वो आपको जितने सस्ता पड़ेगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। एटसी के एड्स अगर आपको लगता है कि आपने एटसी के एड्स चलाने हैं, ज़रूरी है, तो आप लाजमी चलाएं, बट आपने उसकी कॉस्टिंग देखनी है। आपने देखना यह कि तमाम कॉस्ट को ऐड करने के बाद मार्केट में आप कम्पीट कर सकते हैं और आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। मिस्टेक नंबर 7, लैक ऑफ ब्रांडिंग। एटसी पर सेलिंग करने के लिए आपको अपने स्टोर का नाम ऐसा रखना है जो एक ब्रांड की फील दे रहा हो।
और जो प्रोडक्ट आप सोर्स कर रहे होंगे उसकी पैकेजिंग में आप कोई अपना एक नाम कोई भी डिसाइड कर लें, अपने ब्रांड का नेम डिसाइड कर लें। लेकिन वाइट लेबल की तरफ जाएंगे तो एटसी पर आपको कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं जैसे ईबे है या अमेज़ॉन है, वहाँ पे उनका सिनेरियो डिफरेंट होता है। एटसी पर आप स्पेशलिस्ट हैं। एटसी ये कंसीडर करता है कि आप जिस चीज़ के सेलर हैं आप उसमें स्पेशलिस्ट हैं। एटसी में आप नीश बेस्ड सेलिंग करते हैं, आप जनरल सेलिंग नहीं कर सकते। अब जब आप नीश बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, यू मस्ट हैव अ गुड नेम, योर ब्रांड नेम। आपने भी अगर ब्रांड रजिस्टर नहीं भी कराया, वो एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आप न्यू सेलर हैं या आप एक शौकिया सेलिंग कर रहे हैं, अभी आप प्रोफेशनल सेलिंग की तरफ नहीं गए, तो कम से कम कोई एक नाम सोच लें। और अपने प्रोडक्ट की जो आप इमेजेस बनाएंगे उसमें भी एक दो इमेजेस में आप अपने ब्रांड का नाम कहीं मेंशन कर देंगे। प्लस आपने एक चीज़ का और ख्याल करना है कि आपके जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसमें आप थोड़ा सा वो अपनी एक कॉस्ट को ऐड कर लें। ब्रांडिंग गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इमेज। देखिए, आपने अपने बायर को ये रियलाइज़ करवाना है कि आपकी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट है, आपका प्रॉपर एक ब्रांड है और आप अपने ब्रांड को लेकर चल रहे हैं, तो ब्रांड से बाय करते हुए बायर्स को बहुत कंफर्ट फील होती है एज़ कम्पेयर टू अ जनरल सेलर। तो ब्रांडिंग को डिफरेंट एंगल से आप यूज़ करें। अपने प्रोडक्ट के टाइटल में भी इवन आप अपना ब्रांड का नाम एक दो वर्ड्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, उससे एक अच्छी फील आती है। अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने ब्रांड की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लें, तो उससे आपका एक अच्छा फील आएगी। तो ब्रांड आपका आज की जो एफर्ट्स हैं ब्रांडिंग पे, जो आज आपकी कॉस्ट आ रही है, वो आपको लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट देने वाली है। मिस्टेक नंबर 8, हम एटसी पर सेलिंग कर रहे हैं लेकिन हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। देखें, एटसी हमें खुद भी इस बात को अलाउ करता है कि हम एटसी पे अपना फेसबुक पेज, देखें अभी हमने पिछले वाले जो पॉइंट डिस्कस किया उसमें हमने कहा ब्रांडिंग। आप अपने उस ब्रांड नेम से एक फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, कम से कम ये दो तो लाजमी बनाएं। आप उसको इंटीग्रेट करें अपने पेजेस को, और अपने उस आपकी जो सोशल चैनल्स हैं आप वहाँ पर इसकी अगर पेड मार्केटिंग की तरफ नहीं भी जाते तो कम से कम उसकी एक रेगुलर पोस्टिंग हो रही हो, आपकी ऑडियंस जनरेट हो रही हो, ताकि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके सोशल हैंडल से आपके एटसी स्टोर पर आ रही होगी। अच्छा, एटसी को भी ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपकी एफर्ट्स, आप एक ऐसे सेलर हैं जो एफर्ट्स कर रहे हैं और एफर्ट्स के रिजल्ट में आप बाहर से ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं एटसी के प्लेटफॉर्म पर, आपका स्टोर रैंक होना शुरू हो जाता है। तो आप लाजमी अपने सोशल हैंडल्स क्रिएट करें, पेजेस क्रिएट करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये दो तो लाजमी करें, और उसके बाद आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करें। इससे आपकी सेल्स में बहुत इजाफा होता है और आपका स्टोर रैंक होना शुरू होता है और आप एक अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट बना सकते हैं अपनी सेल्स इंक्रीज़ करके। यूज़ सोशल हैंडल्स, यूज़ सोशल मीडिया टू बूस्ट अप योर एटसी सेल्स। और अगर आप डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लिंक्डइन, डिफरेंट किस्म के टूल्स को आप एक सेंट्रलाइज जगह से यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है कंटेंट स्टूडियो। कंटेंट स्टूडियो का फ़ायदा यह है कि आपने एक पोस्ट डिज़ाइन की और आप चाहते हैं कि आप 4, 5, 6 डिफरेंट मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पे आप इसको लिस्ट कर दें और आपको अलग अलग एक एक चैनल को ओपन करके उसमें जाके मैनुअल लिस्टिंग ना करनी पड़े। तो ये ऑटोमेशन है इस टूल के अंदर। आप एक पोस्ट डिज़ाइन करेंगे और आप उसको एक दफ़ा ऐड करेंगे और आप जितने चैनल्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो एक ही दफ़ा में आपके तमाम जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर वो अपलोड हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी। अगर आपने कंटेंट स्टूडियो यूज़ करना है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मिस्टेक नंबर 9, हम एटसी पर सेलिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम एटसी की पॉलिसी से अपडेट ही नहीं है। एटसी या इस संग कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस यूजुअली अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करते रहते हैं। पॉलिसीज़ डिफरेंट टाइप की होती हैं। अब अगर आपने अपने आप को इस पॉलिसीज़ वाले पेज से दूर रखा हुआ है तो आप यकीनन कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो। आप कोई न्यू अपडेट आई हो आपको पता ही नहीं है और आप पिछले वाले पैटर्न पर चल रहे हैं और वो मे बी जो पहले पॉलिसी अलाउ था कोई एक काम, अब वो डिस अलाउ हो गया। तो अब क्या होगा, अब अगर आप वो काम कर रहे हैं तो बेसिकली आप एटसी की पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम एटसी की पॉलिसी को वायलेट करें और एटसी हमें कोई पेनल्टी ना दे? तो इस किस्म की पेनल्टी से बचने के लिए बेहतर है कि आप एटसी की जो पॉलिसीज़ वाला पेज है, जो सेलर्स वाला एक पूरा टैब है, आप उसमें अपने आप को अपडेट रखें और नहीं तो कम से कम 1 वीक में एक दफ़ा लाजमी जाके गो थ्रू कर लें। वैसे एटसी जब भी कोई पॉलिसी अपडेट करता है तो ईमेल भी करता है। अपने ईमेल में आप रेगुलर इनबॉक्स को चेक करते रहें तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पॉलिसी को इग्नोर होने वाला मामला नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो डेफिनेट सी बात है आप कंपटीशन में, आप एटसी पर सेलिंग कर रहे हैं तो एटसी पे जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो सिर्फ आप नहीं बेच रहे,
कई सौ या कई हज़ार और सेलर भी हैं जो आपको कम्पीट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक न्यू प्रोडक्ट या उसका कोई न्यू वर्जन या कोई न्यू वेरिएशन मार्केट में आ गया और उसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं और आप मुतमईन बैठे हैं कि जी मैंने बहुत हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट मैंने सोर्स की हुई है, लिस्ट की हुई है और मुझे सेल्स आ रही हैं, और एक दिन आपको पता लगा कि जी अब काफ़ी दिन हो गए हैं कि आपको सेल्स ही नहीं आ रही। नाउ यू वुड बी वरीड। बेहतर ये है कि आप मार्केट में रिसर्च करते रहें, मार्केट में देखते रहें कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। अपने कंपेटिटर्स पे निगाह रखें, उनकी प्रोडक्ट्स, उनके फीचर्स, उनकी जो वेरिएशंस है उस पर निगाह रखें। देखें फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है कि एक कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी एक वेरिएशन बेच रहे हैं, जबकि मार्केट में जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो उस एक प्रोडक्ट की 5-6 वेरिएशंस बेच रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि बायर का जो ट्रस्ट लेवल है या इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर जाएगा, एक वेरिएशन पे या मल्टी वेरिएशन पे। ऑफ कोर्स जहाँ से बायर को वैरायटी मिलती है बायर का इंटरेस्ट वहाँ डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने मार्केट में कम्पीट करना है, मार्केट में रिसर्च करें, मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को देखें, अपने कंपेटिटर्स को देखें, अपने कंपेटिटर्स की स्ट्रैटेजीज़ को देखें। हो सकता है कि आपके कंपेटिटर ने 1 बाय गेट 1 फ्री ये ऑप्शन दी हुई है और आपने नहीं दी हुई, तो सेल्स आपके पास नहीं आ रही होंगी, आपके कंपेटिटर के पास जा रही होंगी। तो इस किस्म की डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो आपने खुद डेवलप भी करनी है और साथ साथ अपने कंपेटिटर को देखना है, मार्केट में रिसर्च करनी है और आपने अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड अपनी सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ को ट्विक करते रहना है। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर एटसी सेलर्स मिस्टेक कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनकी सेल्स डाउन हो रही होती हैं। या इस किस्म की कुछ और स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, कुछ और एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं और आप मेरे से 1-on-1 कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।